नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे, जो हर साल एग्जाम के अंदर भी, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी, चाहे आप एमएससी एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आप सीएसआईआर नेट के लिए एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईआईटी जैम के लिए ट्राई कर रहे हो, मोस्टली क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से आता है। विल्सन डिजीज बहुत ही भयानक डिजीज है भाई, कि अगर कॉपर की अधिकता हो जाए शरीर के अंदर, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो उससे जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली विल्सन डिजीज। अगर आपने सुना हो गई, अगर किसी को आंखों से कम दिखाई देता है या किसी को चश्मे लगे हुए हैं तो उसको बेसिकली डॉक्टर बोलता है भाई कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप जितना हो सके हरा साग, पालक, बथुआ, ये चीजें खाइए। तो बेसिकली डॉक्टर इनको क्यों बोलता है, क्योंकि उसके अंदर होता है भाई आयरन, और आयरन जो है बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर उससे कम अमाउंट उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी तब जो है हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से कोप अप नहीं कर पाती है और प्रॉपर फंक्शनिंग जो है बॉडी वो नहीं कर पाती। ये एमसीक्यूज के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कई बार जो है इससे जो क्वेश्चन है वो नेट के अंदर भी बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जिंक के साथ जो है हमारा हिस्टिडीन होता है, क्या होता है हमारा जो हिस्टिडीन होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, 3 हिस्टिडीन और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो इसके अंदर कंबाइन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था जो हमारे एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स हैं उनके क्या फंक्शन है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनके मेन फंक्शन क्या है। एग्जाम के अंदर वही या तो एसेंशियल बल्क एलिमेंट से फंक्शन पूछे जाते हैं या फिर जो हमारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं इनसे फंक्शन पूछे जाते हैं। आपको 30 के 30 जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं उनके फंक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो एग्जाम के अंदर आते हैं या जितना ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है वो फंक्शन मैं आपको कराऊंगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेनली पढ़ेंगे जो फंक्शन है आयरन का, कॉपर का और जिंक का। इससे पहले हम जो वीडियो थी उसमें एसेंशियल बल्क के फंक्शन पर पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में 3 फंक्शन हम पढ़ेंगे, तीनों में आयरन और ज्यादा इंपॉर्टेंट। आयरन में हम पढ़ेंगे बेसिकली फेरिटीन क्या है, एपोफेरिटीन क्या है, ट्रांसफेरिटीन क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, क्या उनको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद जो कॉपर है, कॉपर कैसे हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रकार से एक्टिवेटिंग एंजाइम का काम करता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, कौन से एंजाइम के साथ वो कंबाइन करता है, और फिर जो मेन हमारा रहेगा जिंक। ठीक है, तो मेनली हमारा जो है एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट जो है, आपको पता है 19 हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स है, उनमें से जो 3 है वो हमारे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, आयरन, कॉपर और जिंक। बाकी के जो एलिमेंट है बॉडी के अंदर उनकी अमाउंट 10 मिलीग्राम से भी कम होती है, इसलिए उनको अल्ट्रा ट्रेस या बिल्कुल ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर डाल दिया गया है। अल्ट्रा ट्रेस क्यों बोला गया भाई, क्योंकि बॉडी के अंदर उनकी जो अमाउंट है वो 10 मिलीग्राम भी नहीं है, एक्सेप्ट फ्लोरीन और बोरोन को अगर छोड़ दे तो बाकी कोई भी एलिमेंट जो है वो 10 ग्राम से ऊपर प्रेजेंट नहीं है। और 3 नाम जो मैंने पहले बताया आपको, आयरन, जिंक और कॉपर। ठीक है, इसमें हम एक पाथवे भी पढ़ेंगे, बेसिकली किसी कोई भी जो खाना हम खाते हैं, बेसिकली जो फूड है भाई हमारा स्टार्टिंग में उसके अंदर जो आयरन अगर प्रेजेंट हो तो किस फॉर्म में होता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका कन्वर्जन कैसे होता है, कौन से पार्ट के अंदर लीवर है, बोन मैरो है, स्प्लीन है, उसके अंदर उसका कैसे कन्वर्जन होता है, फिर वो लास्ट में किस फॉर्म में जा करके शॉर्ट आउट होता है। ये सारा जो पाथवे हम बेसिकली आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स में मैंने आपको क्या बताया भाई कि 19 में से हमारे जो है 3 एलिमेंट्स जो है बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव एलिमेंट्स है। तो क्या लिखेंगे हम, आउट ऑफ 19 essential elements, out of 19 essential elements, 3 elements are prominent biologically active metals, prominent biologically active metals। अब वो एक्टिव मेटल्स हमारी कौन कौन सी है भाई, आयरन,
कॉपर एंड जिंक। जो बाकी के एलिमेंट्स है मैंने आपको बता दिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर काउंटेड एज अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। उनको किस फॉर्म में काउंट कर दिया जाता है, किस कैटेगरी में रख दिया जाता है, उनको अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है इस कैटेगरी के अंदर? बिकॉज दे आर लेस देन 10 मिलीग्राम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर उनकी अमाउंट में 10 मिलीग्राम भी नहीं है, 10 मिलीग्राम से भी कम है। दो एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो बची उनमें एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड बोरोन, अगर इन दो को छोड़ दें तो बाकी कोई भी जो है वो 10 मिलीग्राम से ज्यादा प्रेजेंट नहीं है या 10 मिलीग्राम भी नहीं है। अब ये जो हमारे मैंने आपको बताया 3 मेटल्स ऐसी हैं, आयरन, कॉपर और जिंक, बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव हैं। तो ये जो है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं अलग अलग एंजाइम्स में। और मेटल जब एंजाइम्स के साथ कंबाइन होते हैं उसको मेटल एंजाइम बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटलो एंजाइम्स, ट्रेस एलिमेंट्स आर एसेंशियल। जो ट्रेस एलिमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि भी उनकी अमाउंट 10 मिलीग्राम से कम हो गई है तो इसका मतलब वो जरूरी नहीं है फिर भी एसेंशियल। भाई एसेंशियल के लिए क्राइटेरिया मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ट्रेस एलिमेंट्स आर एसेंशियल बिकॉज दे एक्ट एज ए रिक्वायर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स for indispensable मेटलो एंजाइम। तो किसके लिए जरूरी होते हैं भाई? जो हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं अलग अलग एंजाइम्स के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर मेटल आयन एक्टिवेटेड एंजाइम्स, इनके अंदर भी जो है भाई इनकी जरूरत रहती है। तो बेसिकली अगर अमाउंट 10 मिलीग्राम से कम, इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन नेग्लेक्ट देम, नो, वी कैन नेवर नेग्लेक्ट द अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स बिकॉज दे आर आल्सो रिक्वायर्ड इन सर्टेन रिएक्शन मैकेनिज्म्स इन सर्टेन प्रोसेसेस which are very essential for the body functioning. That's why we cannot neglect also the ultra trace elements. First of all, we will discuss about iron. As we know, symbol of iron is Fe. Its atomic number is 26. Its electronic configuration is R118 4s2 3d6. ठीक है। तो आयरन जो है भाई बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट या ग्रेटेस्ट अबंडेंस के अंदर पाया जाता है, जितने भी हमारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर। अगर आपने सुना हो भाई, अगर किसी को आंखों से कम दिखाई देता है या किसी को चश्मे लगे हुए हैं तो उसको बेसिकली डॉक्टर बोलता है भाई कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप जितना हो सके हरा साग, पालक, बथुआ, ये चीजें खाइए। तो बेसिकली डॉक्टर इनको क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर होता है भाई आयरन, और आयरन जो है बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर उससे कम अमाउंट उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी तब जो है हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से कोप अप नहीं कर पाती है और प्रॉपर फंक्शनिंग जो है बॉडी वो नहीं कर पाती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे आयरन के अंदर हम? इट इज फाउंड इन greatest abundance in biological system, in form of 4 5। किस फॉर्म
फॉर्म में मिलता है अभी ये पोरफायरिन की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। या फिर और पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स और हेमीज सच एज कैसे हो गया भाई, जैसे इसके अंदर हमारा होमोग्लोबिन हो गया, होमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है भाई, जिनके अंदर जो है हमारा आयरन जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है। एक हमारा पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स हो गया, दूसरा हेमीज। इनके अंदर कौन आ गया हमारे होमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। क्लियर है। इन ह्यूमन बॉडी, अब मानव शरीर के अंदर ये कितना होता है, कितना होना चाहिए, अगर किसी के अंदर उससे कम है तो क्या होगा, ज्यादा है तो क्या होगा। तो बेसिकली अगर आयरन के अमाउंट में रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम या ज्यादा हो जाती है तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो है भाई उसके अलग अलग जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि हमारे स्कोप में इसकी डिस्कस करने के लिए डिजीज नहीं है तो हम डिजीज डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसका क्या जो एसेंशियल क्राइटेरिया है क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या लिखेंगे, इन ह्यूमन बॉडी इट इज अबाउट 4.3 ग्राम पर 70 केजी बॉडी वेट। कि भाई अगर किसी का वजन शरीर का कितना है, लगभग 70 किलोग्राम है, तो उसके शरीर के अंदर लगभग जो आयरन के अमाउंट वो कितनी होनी चाहिए भाई, 4.3 ग्राम जो आयरन उसकी बॉडी के अंदर जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब इस 4.3 ग्राम जो हमारा आयरन प्रेजेंट है, इसमें से लगभग 70% जो आयरन है वो हमारा अकेले होमोग्लोबिन के अंदर होता है। तो क्या लिखेंगे, अबाउट 70% ऑफ आयरन इन होमोग्लोबिन। अकेला 70% जो आयरन है हमारा वो किसके अंदर होता है, होमोग्लोबिन के अंदर, एंड 3% मायोग्लोबिन, और 3% जो है वो हमारा वो क्या आ गया, मायोग्लोबिन। और जो रिमेनिंग बच गया, कितना बच गया हमारा 4.3 ग्राम बॉडी के अंदर है जिसका वेट 70 केजी है, उसमें से इसका 70% तो आयरन जो है होमोग्लोबिन की फॉर्म में है, 3% जो है वो मायोग्लोबिन की फॉर्म में है, और जो बच गया बाकी का सारा एंड रिमेनिंग स्टोर्ड एज फेरिटिन। और बाकी का जो आयरन है भाई वो हमारा किस फॉर्म में स्टोर है, फेरिटिन की फॉर्म में। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है भाई कि फेरिटिन क्या है, बेसिकली उसके टाइप्स क्या है या उसको कैसे प्रिपेयर करना, वो हम आगे इसमें अब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे फेरिटिन। फेरिटिन कंप्लीट होने के बाद हमारा बच जाएगा भाई जो मेटलोपोरफायरिन्स है, या फिर जो हमारा होमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, वो हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आएगी। तो इसके अंदर आता है हमारा फेरिटिन। अब फेरिटिन में हम क्या लेंगे भाई, फेरिटिन बेसिकली जो है भाई वो मेजर एक आयरन स्टोरेज प्रोटीन है जो मैमल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, फेरिटिन कॉन्स्टिट्यूट मेजर आयरन स्टोरेज प्रोटीन इन मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं भाई, स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको क्या बोला जाता है, बेसिकली मैमल्स बोला जाता है। तो जो भाई आयरन स्टोरेज प्रोटीन है बेसिकली वो हमारा मैमल्स के अंदर वो कौन होता है भाई, फेरिटिन होता है, ठीक है। इट इज आल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, और कहां पर प्रेजेंट होता है भाई ये आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ज्यादातर जो बैक्टीरिया उसमें फंगी के अंदर ये जो है पाया जाता है, ठीक है। अब ये बात होगी प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब बात करते हैं हम हमारे ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी में ये कहां का होता है भाई, इन ह्यूमन बॉडी इट इज प्रेजेंट इन स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो।
हिस्सा है इसका वो कहाँ पर बॉडी के अंदर मिलता है, आपका स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया और हमारी बोन मैरो हो गई। उसके बाद क्या आती है इसकी स्ट्रक्चर, कि जो फेरिटिन है बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर होती कैसे है या कैसे उसका फार्मूला है, कितने मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करते हैं, कैसी उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर उसकी देखेंगे। तो लिखेंगे इन फेरिटिन ए शेल ऑफ प्रोटीन। शेल का मतलब क्या है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कवरिंग, ठीक है। तो फेरिटिन के अंदर क्या होती है, कवरिंग होती है भाई प्रोटीन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोफेराइट्स। क्या बोलते हैं भाई, एपोफेरिटिन। क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड एपोफेरिटिन। तो बेसिकली भाई जो फेरिटिन है उसके अंदर हमारी प्रोटीन की कवरिंग है जो उसको सराउंड करता है, उसका क्या नाम है बेसिकली में हमारा एपोफेरिटिन, ठीक है। एपोफेरिन नाम की जो सब यूनिट्स सब होती है इसके अंदर, एपोफेरिन सब यूनिट्स सराउंडिंग, एपोफेरिन सब यूनिट्स सराउंडिंग a micelle of surrounding a micelle of ferric hydroxide oxide phosphate। तो किसको सराउंड करा हुआ है, मिसेल्स को सराउंड किए हुए, जिसके अंदर कौन, उस मिसेल के अंदर हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड phosphate having a composition FeOOH की 8 मल्टीप्लाई बाई FeO का थ्राइस H2। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड फास्फेट है भाई उसकी कंपोजिशन क्या है, FeOOH की 8 इंटू FeOPO3 H2, ये इसकी कंपोजिशन है भाई। आयरन कंटेंट इन ए फेरिटिन वेरीज का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंट। कि जो फेरिटिन है भाई ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो आयरन का कंटेंट है वो फिक्स है, वो अलग अलग हो सकता है, वो 0 से लेकर लगभग कितने परसेंट हो सकता है भाई, 23% हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये एपोफेरिटिन बेसिकली बढ़ता कैसे है, तो क्या लिखेंगे, हाउ इज एपोफेरिटिन फॉर्म्ड, या फिर क्या लिख सकते हैं, प्रिपेयर्ड, कि ये बनता कैसे है। बेसिकली एपोफेरिटिन जो है भाई फेरिटिन के रिडक्शन से बनता है, जिसके अंदर हमारा जो फेरिक आयन है, फेरिक आयन क्या होता है Fe3 पॉजिटिव, वो रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर है, Fe2 पॉजिटिव के अंदर, जब हमारी pH कितनी है 4.5 है। तो बेसिकली एपोफेरिटिन बढ़ता कैसे है ये भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, या फिर एपोफेरिटिन है क्या ये भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली एपोफेरिटिन क्या है कि फेरिटिन के अंदर एक शेल ऑफ प्रोटीन है जो कवर किए हुए उसको क्या बोलते हैं, एपोफेरिटिन, जिसके अंदर हमारी जो सब यूनिट्स हैं वो सराउंड करते हैं मिसेल्स को। अब मिसेल्स क्या होती है बेसिकली, कि जैसे अगर किसी चीज को कोई सराउंड कर लेना तो उसको क्या बोल दिया जाता है, मिसेल बोल दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। तो अब ये एपोफेरिटिन बनता कैसे है, इसके लिखेंगे एपोफेरिटिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फेरिटिन। बताया था ना भी मैंने आपको, एक किससे बनता है,
फेरिटीन से बाय रिडक्शन ऑफ फेरिक आयंस टू फेरस आयंस। फेरिक आयंस अगर रिड्यूस हो जाए किसके अंदर भाई, फेरस आयंस के अंदर, जब उसकी पीएच कितनी अलग हो गई, उसकी पीएच कितनी रख ली हमने 4.5। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, रिडक्शन होगा फेरिक आयन का फेरस आयन के अंदर, पीएच कितनी होगी 4.5, तो रिमूवल हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव का। तो क्या लिखेंगे, विच इज फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस बाय डायलिसिस। तो उसके अंदर से फिर क्या कर देंगे, डायलिसिस के द्वारा हम क्या कर देंगे, एक जो Fe2 पॉजिटिव आयन उसका हम क्या कर देंगे, रिमूवल कर देंगे। अब क्या होगा, एपोफेरिटीन डिसोसिएट्स इनटू 24 सब यूनिट्स, इसके अंदर टूट जाता है लगभग 24 सब यूनिट्स के अंदर, एंड हैव फॉर्मूला वेट 46,500। डिसोसिएशन के बाद कितनी सब यूनिट्स बढ़ती है, इसके अंदर लगभग हमारी 24 सब यूनिट्स होती हैं, और जिसका फार्मूला वेट कितना होता है, लगभग 46,500। ठीक है, एपोफेरिटीन कैन स्टोर आयरन एंड कैन ट्रांसपोर्ट it to an appropriate site to add in biosynthesis। किसी भी कंपाउंड के सिंथेसिस के अंदर जो है हेल्प करने के लिए आयरन को जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे भी भेज सकता है। तो बेसिकली ये क्या हो गई हमारी, ये एपोफेरिटीन बढ़ता कैसे है। ठीक है, अब एपोफेरिटीन की जो है भाई आर्टिफिशियल प्रिपरेशन कर ली गई है। आर्टिफिशियल प्रिपरेशन हम किसकी करते हैं, फेरिटीन की। तो क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियल प्रिपरेशन, यहीं पे कर देता हूं मैं, लिखेंगे इसमें फेरिटीन कैन आल्सो प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, which have सेम प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी भाई, एज दैट ऑफ नेचुरल फेरिटीन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन एपोफेरिटीन with an inorganic iron, ये इसमें आयरन जो होगा किस फॉर्म में होगा भाई, Fe2 की फॉर्म में, साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ O2, इसकी उपस्थिति में भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इससे क्या होगा, और भाई इट इज फाउंड इन विवो का मतलब क्या भाई, जो सेल्फ प्रिपेयर होता है, या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं हमारी बॉडी जिसे खुद तैयार करती है, उसके अंदर सारा न्यूट्रिशन मिलता है बाय एनालॉगस प्रोसेस, और एक सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर जो है वो जो है कंप्लीशन उसकी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या है भाई, हमारी किसकी प्रिपरेशन आ जाती है, आर्टिफिशियल फेरिटीन। इसके बाद मैंने आपको बताया था भाई, हम पढ़ेंगे एपोफेरिटीन क्या है, फेरिटीन क्या है, ट्रांसफेरिटीन क्या है, फूड के अंदर जैसे ही आयरन प्रेजेंट होता है उसका होता क्या है, बॉडी में किस साइड पे वो एब्जॉर्ब होगा, कौन सा पार्ट उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ पे भेजेगा। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं भैया, हम पढ़ेंगे पाथवे। तो क्या लिखेंगे, पाथवे ऑफ Fe3 पॉजिटिव फ्रॉम फूड स्टफ्स, जो खाना हम खाते हैं। अब
जो खाना आपने खाया फिर उसके अंदर जो आयरन है बेसिकली वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, उसका क्या पाथवे होगा, कहाँ से होकर के किस फॉर्म में होकर के वो जाएगा, वो पाथवे हम पढ़ रहे हैं। तो पाथवे ऑफ Fe3 पॉजिटिव फ्रॉम ए फूड स्टफ्स टू होमोग्लोबिन एंड टू फेरिटीन। तो पहले हम इसका एक बार स्केच बना लेते हैं बेसिकली, कि स्केच के द्वारा हमें इजीली हो जाएगा भाई कि Fe3 पॉजिटिव जो है फूड के अंदर जो है वो कहाँ से कहाँ कैसे क्या ऑक्सीडेशन गया है, रिडक्शन गया है या किसी और के अंदर कन्वर्जन गया है। तो सबसे पहले क्या है, जो Fe3 पॉजिटिव जो है बाउंड होगा, ठीक है, और सीरम के प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्जन चला जाएगा Fe3 पॉजिटिव से किसके अंदर, Fe2 पॉजिटिव के अंदर। कुछ एक जो Fe3 पॉजिटिव है वो हमारा किसके अंदर कन्वर्जन आ जाता है, ट्रांसफेरिन के अंदर, ठीक है। अब जो Fe2 पॉजिटिव है इससे हमारा क्या बनता है भाई, हेमे, ठीक है। हेमे के अंदर जो पोरफायरिन है भाई वो भी जो है ऐड हो जाता है, पोरफायरिन, ठीक है, इसकी एडिशन हो सकती है। अब जो ऐसे ही Fe2 पॉजिटिव के अंदर Fe3 से Fe2 पॉजिटिव बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है, स्प्लीन है या जो बोन मैरो है, ठीक है, वो क्या बना देगा भाई, हमारी फेरिटीन बना देगा। अगेन फेरिटीन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से और क्या हो सकता है भाई, हमारा एपोफेरिटीन भी बन सकता है। क्या है, एपोफेरिटीन। जो हेमे है, हेमे से क्या बनेगा भाई, हमारा हेमोग्लोबिन। कैसे बनेगा, इसके अंदर यहाँ से हमारी किसकी एडिशन हो जाएगी, बेसिकली भाई ग्लोबिन की एडिशन हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा स्केच है Fe3 पॉजिटिव कैसे हमारा फूड स्टफ से जो है या फेरिटीन के अंदर जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट इन फूड इज reduced to Fe2 positive in gastrointestinal tract, in gastrointestinal tract। देखिए Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव आया है, किसके अंदर यूज हुआ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे ये हो गया Fe2 पॉजिटिव के अंदर, अब ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब होगा बॉडी के इंटेस्टाइनल मुकेसा के द्वारा प्लाज्मा के अंदर। तो क्या लिखेंगे, इट गेट एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो कहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा भाई, ये अवशोषित कर लिया जाए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, ठीक है। एंड Fe2 पॉजिटिव इज incorporated into ferritin as a Fe2 पॉजिटिव। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव बना, कुछ एक तो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी का जो फेरिटीन के अंदर कन्वर्जन चला जाएगा, जिसमें किस फॉर्म में हुआ हमारा Fe3 के अंदर, ठीक है। थर्ड Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट इन म्यूकोसा, मतलब सेकंड स्टेप में जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर Fe2 पॉजिटिव एब्जॉर्ब हुआ था उसका क्या हुआ, तो Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट इन म्यूकोसा आल्सो कन्वर्ट्स टू Fe3 पॉजिटिव प्लाज्मा। इसके अंदर कन्वर्जन चला जाएगा वो Fe3 पॉजिटिव प्लाज्मा के अंदर एंड बाउंड बाय इनऑर्गेनिक बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिसका नाम क्या है भाई, नेम्ड ट्रांसफेरिन। तो बेसिकली आ गया भाई हमारा जो ट्रांसफेरिन है वो होता क्या है, ठीक है। तो जो आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जब इसके साथ कंबाइन हो जाता है तो वो क्या बना देता है हमारा ट्रांसफेरिन। और लास्ट स्टेप में इन लीवर, स्प्लीन और थर्ड था हमारा बोन मैरो, प्लाज्मा Fe3 पॉजिटिव इज इन इक्विलिब्रियम। इसके अंदर रह जाता है ये इक्विलिब्रियम के अंदर। तो इस प्रकार से भी
फंक्शंस है किसके, आयरन के। दूसरे नंबर पे हमारा आता है जिसमें हम फंक्शंस पढ़ेंगे कॉपर के, और थर्ड पढ़ेंगे हम जिंक के। और इससे ज्यादा जो फंक्शंस है आपको करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप करोगे भी तो सारे एक एक लाइन के फंक्शन है मुश्किल से वो आप इजीली पढ़ सकते हो। तो सेकंड जो आता है भाई वो कौन आता है हमारा, कॉपर। अब कॉपर जो है हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है हमारा सर्टेन एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस हैं उसके अंदर कॉपर की जो प्रेजेंस है वो मस्ट है। बहुत सारे जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर जो हमारे एंजाइम्स हैं जैसे ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम बोल देते हैं हम, या केला रिडक्टेज एंजाइम बोल देते हैं, ऑक्साइडेज एंजाइम बोल देते हैं, ठीक है। और हमारा जो एमोसाइनिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो बेसिकली उनके अंदर हमारा जो है कॉपर ही प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स एलिमिनेट कर देते हैं, वो थोरोली पढ़ते हैं, तो उससे उनका जो नेट का जो एग्जाम वो अटेम्प्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उन्होंने उसका बेसिक नहीं पढ़ा है या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर को जितना अच्छे से एनालाइज करना चाहिए था वो नहीं किया है। तो बेसिकली इसके अंदर हम कॉपर और जिंक जो है मेनली तो जिंक के अंदर आता है हमारा जो हमारा नाइट्रेज एंजाइम आएगा बेसिकली उसके हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर एज लिगेंड होते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो कॉपर के अंदर क्या है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेडॉक्स एंजाइम्स। क्या बनाता है ये, रेडॉक्स एंजाइम को बनाता है, एंड हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन क्या है भाई हमारा, इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन हेमोसाइनिन प्रोटीन कॉपर इज ऑक्सीजन कैरियर। कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, एंड सप्लाइज ऑक्सीजन टू सर्टेन aquatic creatures and redox enzymes। और उस ऑक्सीजन को भी बहुत सारे जो एक्वेटिक क्रिएचर का मतलब क्या है भाई, जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर, और जो भी हमारे जो रेडॉक्स एंजाइम होते हैं उसके अंदर जो ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स कंटेनिंग कॉपर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, अब एंजाइम जिनके अंदर कॉपर प्रेजेंट है भाई, बॉडी के जो मेन पार्ट है जैसे किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, या स्किन का कलर हो गया, उसके अंदर जो है इसका जो है मेन रोल रहता है। तो किस किस के अंदर भाई, इन नंबर 1 पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, नंबर 2 सेकंड ले लेते हैं भाई, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, सर्टेन फंक्शंस ऑफ ब्रेन, सर्टेन फंक्शंस या फंक्शनिंग भी बोल सकते हैं भाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ ए ब्रेन, ठीक है। थर्ड मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हुए उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर, इन होमोग्लोबिन फॉर्मेशन, तो ये हमारे जो एंजाइम्स है भाई उनके अंदर जो कॉपर है, कॉपर अगर प्रेजेंट है तो ही वो एंजाइम्स अच्छे से काम कर पाएंगे। और जो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन है, जैसे भाई कई बार क्या हो जाता है, जैसे बोल देते हैं भाई मान लिया किसी के जो फादर मदर है भाई वो मान लिया गोरे हो और जो बच्चा है वो काला हो जाए, तो क्या बोलते हैं भाई कि
ये इन पर नहीं जा रहा है। इन पर नहीं जा रहा का मतलब ये नहीं है कि भाई वो उनका नहीं है, इसका मतलब है भाई उसके अंदर सर्टेन किसी न किसी एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो गई है, जिस कारण से उसके अंदर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन है वो जो है प्रॉपर नहीं हो पाया। या फिर मान लिया कोई बच्चा पैदा होता है, माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा जो काफी डल होता है, ठीक है, उसका कारण क्या है, जो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन है वो डिस्टर्ब रहती है, या फिर जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, जो सर्टेन केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं तक जो है वो डिस्टर्ब रहती है। ठीक है, इसके बाद अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो इससे एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर डेवलप्स एनीमिया। क्या कहलाते हैं वो, एनीमिया, which is characterized by marked decrease in total iron। अब उससे क्या होगा, एनीमिया से बॉडी के अंदर किसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, आयरन की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड हेमिंग कंटेंट इन ब्लड आल्सो डिक्रीजेस। वो भी क्या होना लग जाएगा भाई, डिक्रीज होने लग जाएगा इन टिश्यूज, बट लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि सभी की डेफिशिएंसी होगी। इसके अंदर जो हमारा भी एक प्रकार से जो पोरफायरिन है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, बट इट आल्सो इंक्रीजेस amount of free पोरफायरिन की अमाउंट को बढ़ा देता है इन्हें एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर है, तो घटा क्या है, आयरन कंटेंट, और जो एमए कंटेंट है ब्लड के अंदर वो तो डिक्रीज होगा टिश्यूज के अंदर, जबकि बढ़ा क्या हमारा जो पोरफायरिन एरिथ्रोसाइट्स के अंदर वो हमारा बढ़ गया है। ठीक है, अब अगर बॉडी के अंदर इसकी ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, वो भी डेफिशिएंसी का, वो भी डिजीज काज करती है भाई। तो क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ कॉपर काजेस विल्सन डिजीज। बहुत ही भयानक डिजीज है भाई कि अगर कॉपर की अधिकता हो जाए शरीर के अंदर, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो उससे जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज क्या करती है भाई, जो कॉपर मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, ह्यूमन सिस्टम का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर से जो है कॉपर का ज्यादा एक्सट्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, और जो लीवर है, किडनी है या ब्रेन है, उसके अंदर ज्यादा डिपोजिशन हो जाती है कॉपर की, जिस वजह से फिर जो उसकी किडनी है या ब्रेन है या लीवर है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं। तो एक्सेस ऑफ कॉपर काज है विल्सन डिजीज विच डिस्टर्ब द कॉपर मेटाबॉलिज्म। इसको डिस्टर्ब कर देता है कॉपर मेटाबॉलिज्म को ऑफ ह्यूमन सिस्टम। अब इससे हुआ क्या, विच काज एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर का जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड गॉट डिपोजिट in excess in liver, kidney and brain। ठीक है भाई, तो अगर एक्सेस हो जाती है कॉपर की तो जो लीवर है, किडनी या ब्रेन के अंदर, उसके अंदर जो डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है उससे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अब आता है सर इसका क्या है, इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, इसका ट्रीटमेंट कि अगर किसी को विल्सन डिजीज हो जाती है, क्या हो जाती है, किसी को विल्सन डिजीज हो जाती है तो उसे कॉम्प्लेक्स दिया जाता है जिसे बोला जाता है EDTA कॉम्प्लेक्स।
इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट कॉम्प्लेक्स। वो क्या करता है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है और फिर वो जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी है भी कि जो सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं अदर मेटाबॉलिज्म के अंदर, उनको भी वो कई बार अपने साथ जो एक्सक्रीट कर लेता है। तो इसलिए इस ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो EDTA है वो बॉडी को कितनी अमाउंट के अंदर दिया जाए। अगर अमाउंट से ज़्यादा दे दिया तो शरीर के अंदर और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस वो क्रिएट कर देगा। उसके बाद क्या आता है, ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में क्या लिखेंगे, पेशेंट इज सप्लाइड कंट्रोल्ड वर्ड लिखना जरूरी है भाई, कंट्रोल्ड डोजेज ऑफ EDTA। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है इसका, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसका जो है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स हमें दे देंगे। विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स भी दे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन। फिर वो जो है भाई पेशाब के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगा यूरिन के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है इसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन मैंने इसकी बताया भाई इस मेथड की लिमिटेशन भी है, कमियां भी है कि कॉपर के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स बना के उसको साथ ले आता है, लेकिन साथ में जो सर्टेन दूसरे मेटल आयंस है कई बार उनको भी एसेंशियल एलिमेंट्स को साथ में ले आता है। तो क्या लिखेंगे, इट आल्सो फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ भी ये जो है भाई सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है एंड एक्सक्रीटेड, और बॉडी से जो है उनको बाहर कर देता है। हेंस इट डिस्टर्ब मैनी अनवांटेड एंजाइम रिएक्शंस। तो शरीर के अंदर फिर ना चाहने वाले जो बहुत सारी रिएक्शंस है उसको ये स्टार्ट कर सकता है। तो विल्सन डिजीज के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि EDTA जो है उसका जो है एक प्रकार से हम बहुत ही कंट्रोल्ड डोज जो हो पेशेंट को दे। अगर कंट्रोल्ड डोज से ज्यादा हमने पेशेंट को दे दिया तो जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है भाई उस पेशेंट का वो काफी डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे इसके प्रिकॉशन कि जब विल्सन डिजीज को हम ट्रीट करें तो उस दौरान हमें क्या क्या जो प्रिकॉशंस है वो रखने चाहिए। प्रिकॉशंस का मतलब क्या है भाई, सावधानी। तो प्रिकॉशन क्या है, फॉर क्योरिंग विल्सन डिजीज, फॉर क्योरिंग utmost केयर शुड बी टेकन, बहुत ही ज्यादा सावधानी जो है बरतनी होगी। एंड वेरी कंट्रोल्ड डोजेज ऑफ EDTA, वेरी कंट्रोल्ड डोजेज ऑफ EDTA शुड बी गिवन। तो पेशेंट है इसको बहुत ही ज्यादा जो कंट्रोल्ड जो है वो उसको जो है डोज देने होगी। उसके बाद इट इज टॉक्सिक इन ए हायर कंसंट्रेशन, अगर जरूरत से ज्यादा अमाउंट में EDTA दे देंगे तो ये बॉडी के लिए जो है टॉक्सिक भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड हमारा एसेंशियल एलिमेंट बचता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारा भाई जिंक। जिंक भी जो है भाई हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक एसेंशियल एलिमेंट है और ये भी जो अलग अलग एंजाइम्स की एक्टिविटी के अंदर अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। तो क्या लिखेंगे, इट प्ले
important role, it play important role in a enzyme system of plants and animals. important रोल प्ले करता है वही जो एंजाइम सिस्टम है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो। हमारी बॉडी के अंदर कितना होता है? इट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर देन 70 एंजाइम्स। जो जीन का भी जिन एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट है उन एंजाइम्स की संख्या जो है लगभग वो कितनी है भाई? 70 अलग अलग एंजाइम्स के अंदर जो जीन का हमारा वो प्रेजेंट होता है। इट एक्ट्स एज ए लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं भाई? ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो कोई भी सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन चले उसके अंदर ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एज ए लेविस एसिड। इसलिए एक प्रकार से क्या होगा? सॉफ्ट एक्सेप्टर होगा दूसरे मेटल के कंपैरिजन में। हेंस इट इज ए सॉफ्ट एक्सेप्टर एज कंपेयर्ड टू अदर डाइवेलेंट कैटायंस। जो दूसरे डाइवेलेंट कैटायंस उनके कंपैरिजन में ये काफी सॉफ्ट एक्सेप्टर्स हैं। जैसे कि हमारा कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, मैंगनीज 2 पॉजिटिव हो गया और हमारा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हेंस एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। इसकी तरह काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड का काम करता है। क्लियर है? इसका जो है भाई जिंक कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। तो क्या लिखेंगे? Zn2 positive complexes are more labile than other gene complexes are more labile than other complexes like as जो दूसरी मेटल्स बनाते हुए कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, निकल 2 पॉजिटिव हो गया या फिर मैग्नीज 2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर हमारा एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं हमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो उसके अंदर भी जो है हमारा भाई एक वाइटल रोल प्ले करता है जीन। तो क्या लिखेंगे? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज ए वाइटल फॉर रेस्पिरेशन। अद्भुत है ये रेस्पिरेशन में। हेंस इट कैटालाइज नॉर्मली स्लो कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन इक्विलिब्रियम। तो उसको ये कंट्रोल करता है। अब रिएक्शन क्या होती है आपने पढ़ी भी है, CO2 एक्वस है प्लस में क्या भी H2, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। तो क्या बनता हमारा? कार्बोनिक एसिड। तो ये जो है रिएक्शन कैटालाइज होती है किसकी प्रेजेंस में भी? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। क्या होता है हमारा? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेसिकली कि जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है उसके अंदर जो जिंक है वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एमसीक्यूज के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कई बार जो है इससे जो क्वेश्चन है वो नेट के अंदर भी बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जिंक के साथ जो है हमारा हिस्टिडीन होता है। क्या होता है हमारा? जो हिस्टिडीन होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। 3 हिस्टिडीन और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो इसके अंदर कंबाइन होते हैं। तो कैसे होगा? N के साथ लिंकेज, डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमारा क्या है? NH, इस प्रकार से। ठीक है, एक यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड और ये क्या होगा हमारा मिथाइल ग्रुप, ये क्या होगा हमारा हिस्टिडीन।
इसी तरह से एक हिस्टिडीन हमारा इस साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, और ये हमारा क्या होगा अभी यहाँ पे NH, इसके साथ ये हमारा मिथाइल ग्रुप होगा। सिमिलर इस तरफ हम बना लेंगे अभी, ये नाइट्रोजन के साथ ये हमारा क्या होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा क्या होगा अभी NH, ऐसे ये क्या होगा हमारा मिथाइल ग्रुप, और ये इसके साथ ये क्या होगा हमारा डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से जो अभी हमारी स्ट्रक्चर होगी, और ये जो है इस तरफ हमारा कौन कोऑर्डिनेट करेगा इसके साथ में हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से। तो बेसिकली यहाँ पे जो जिंक जो है वो कितनों के साथ कोऑर्डिनेट किए हुए हैं, 4 के साथ। उन 4 में 3 तो जो है जिनके अंदर इमाइडाजोल हिस्टिडीन है, और एक हमारा क्या है वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या लिखेंगे, एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम है भाई हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं भाई हम ये। तो एंजाइम हैज 1 एटम ऑफ जिंक पर मॉलिक्यूल। इस एंजाइम के अंदर भाई पर मॉलिक्यूल जो क्या प्रेजेंट होता है, जिंक मॉलिक्यूल होता है, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 30,000, और हर एक मॉलिक्यूल का जो वेट है वो कितना होगा, लगभग 30,000 होगा, ठीक है। अराउंड जिंक 2 पॉजिटिव 3 ligands are imidazole, nitrogens of histidine, and with a 1 molecule of H2O having coordination 4। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है उसके अंदर जिंक के साथ हमारे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 में से 3 जो इमाइडाजोल नाइट्रोजन कंटेनिंग हिस्टिडीन हमारा, 3 हमारे क्या है हिस्टिडीन है, और एक 4th जो हमारा वो वाटर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी कार्बोनिक अनहाइड्रेज। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाटर होगा, इसने जिंक 2 पॉजिटिव के साथ ये हमारे जो 3 है हिस्टिडीन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है भाई आप हिस्टिडीन के अंदर बता सकते हो, ठीक है। अब काम क्या है भाई इसका, जो ये रिएक्शन हमारी CO2 प्लस H2O क्या बनाता है, H2CO3, इसके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप करना है। अब सपोज करो अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा तो बॉडी के अंदर जो पीएच है वो एडजस्ट नहीं रह पाएगी, और जो सर्टेन एंजाइमेटिक रिएक्शंस है भाई वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द CO2 हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ H2CO3 इक्विलिब्रियम इज pH डिपेंडेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, हमारी pH के ऊपर डिपेंड करती है, क्लियर है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आता है, जो हम इंपॉर्टेंट एंजाइम लेकर के चलते हैं, वो है भाई हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या आता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये जो है भाई हमारा ये लास्ट एंजाइम है जो हम कॉपर के अंदर जिसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर लगभग क्या होते हैं भाई, हमारे 300 के लगभग जो है अमाइनो एसिड्स या बोल सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो रेजिड्यूल है वहां पर हमारे 3 मिथियोनाइल रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मिलता कहाँ पर, ये बॉडी के अंदर जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है, जो हमारा पेनक्रियास सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, उसके अंदर ये पाया जाता है। और ये प्राइमरली इन्वॉल्व होता है हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का डाइजेशन है उसके अंदर हमारा कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो क्या लिखेंगे, इट कंटेन अबाउट 300 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। कितने होते हैं, लगभग 300 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं,
जिसके अंदर मैंने आपको बताया क्या थे हमारे, इंक्लूडिंग 3-मिथ्योनाइल रेजिन। ठीक है, कहां पर मिलता है? इट इज फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस एंड primarily involved in digestion of protein, ठीक है। इसके बाद ये जो है एक सेलेक्टिव एंजाइम है। सेलेक्टिव एंजाइम का मतलब क्या है? विच कैटालाइज ओनली, और वी कैन से इट हाइड्रोलाइज ओनली 3 polypeptides in which terminal amino acid segment as either one aromatic ring or branch chain or aliphatic substituent। तो क्या लिखेंगे? It is a selective enzyme, it hydrolyze only those polypeptides in which terminal amino acid has one aromatic या one में aromatic और branch chain और एलिफेटिक सब्स्टिट्यूएंट हो सकता हमारा कोई भी आर। बेसिकली इसमें हुआ क्या? अब CHR C+O CHR डैश ले लेंगे, C+O अब की बार CHR डबल डैश ले लेंगे, यहाँ पर अब की बार NH की जगह क्या ले लेंगे हमें? COO नेगेटिव। इसकी प्रेजेंस होगी यहाँ पर हमें वाटर की प्रेजेंस, और कौन सा एंजाइम है हमारा यहाँ पर? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो क्या हुआ? बेसिकली ये क्लीवेज कर देगा 20 बॉन्ड की यहाँ से, तो होगा क्या? यहाँ से सेम चलेगा CHR C+O NH, उसके बाद CH क्या हमारा R डैश CO, ये था CO, एक O नेगेटिव हो रहा है COO नेगेटिव, और वाटर की प्रेजेंस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगी, क्या बना देगा हमारा? NH2CHR डबल डैश, और ये हमारा COO नेगेटिव। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन को क्या करता है? कैटालाइज करता है। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हुई? इट्स डेफिशिएंसी causes loss of appetite। एपेटाइट क्या होता है? एक प्रकार से भूख का मर जाना, भूख नहीं लगेगी भाई उसको, जिसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर जरूरत से ज्यादा अमाउंट हो जाए तो इट इज टॉक्सिक इन ए लार्ज अमाउंट। ज्यादा अमाउंट के अंदर ये क्या होता है भाई? टॉक्सिक होता है। इट causes वोमिटिंग एंड डायरिया, इससे जो है उल्टी, दस्त वगैरह ये जो डिजीज है वो हो जाती है। क्लियर है? तो ये थे हमारे वो एसेंशियल एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, जिनके फंक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो एलिमेंट्स बस गए उनके एक एक दो दो लाइन के फंक्शन, और वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कर ले तो बेस्ट है, नहीं तो आपका जितने आपको फंक्शंस मैंने करवाए हैं जिन जिन मेटल्स के, उनका आपसे काम चल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे, जो हर साल एग्जाम के अंदर भी, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी, चाहे आप MSc एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आप CSIR नेट के लिए एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप IIT JAM के लिए ट्राई कर रहे हो, मोस्टली क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से आता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।